नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान का तीसरा भाग पढ़ेंगे। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन नवयुवतियों की बाहें पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। यानी कि लेखक जब सूर्यास्त के उस दृश्य को देख रहा था एक चट्टान पर खड़े होकर के, और उसने जब दाहिनी तरफ अपने आप को घुमाया, थोड़ा सा दूर अपनी दृष्टि को डाला, तो नारियल के झुरमुट नज़र आ रहे थे और तेज हवा के कारण उसकी टहनियों से गुंजन की आवाज़ छूट रही थी और टहनियाँ ऊपर नीचे हो रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसा लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहों में थे। यानी कि हवा के कारण वह टहनियाँ बहुत ही गति से आगे और पीछे हो रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला भी दूर तक गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। यानी कि वो पहाड़ियाँ जो थी बड़ी रूखी थी, बीहड़ थी यानी कि घने जंगल थे, और वीरान लग रही थी, वहाँ कोई नहीं था। सूर्य पानी की सतह के पास पहुँच गया था, यानी कि सूर्यास्त पूर्णतः अस्त होने ही वाला था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पानी की सतह से संपर्क कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। सुनहली किरणों ने पीली रेत को नया सा रंग दे दिया था। यानी कि अस्त होते हुए सूर्य की जो लालिमा युक्त जो किरणें थी, जब वो पीली रेत पर जब पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कुछ नयापन वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस रंग में रेत के इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे उड़ेला गया हो। यानी कि अस्त होते हुए सूर्य की जो किरणें वहाँ पर उस रेत पर जब पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उस रेत का निर्माण किसी ने अभी अभी किया है और ला कर के यहाँ पर डाल दिया गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। यानी कि उस रेत पर वो लंबी दूरी तक चलते गए और जब पीछे मुड़ करके अपने पैरों के निशानों को देखा, तब लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि इस रेत पर कोई पहली बार कोई चला है और उसके ऊपर उस निशानों को बन गया। जब दूर तक चला गया, इससे मन में एक सिहरन भी हुई, यानी कि कुछ घबराहट सी हुई, कुछ उदासी सी भी हुई, और उदासी उसके मन के ऊपर अच्छी तरह से पूरी तरह से छा गई थी। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। यानी कि सूर्य का जो गोला था वो पानी की सतह से छू गया, यानी कि सूर्यास्त पूरी तरह से होने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि पानी और सूर्य आपस में मिल रहे हैं। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया था, यानी कि सूर्य की उस लालिमा से कि युक्त जो किरणें उस पानी पर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि पानी सोना बन गया है। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे नाम दे सकना असंभव था। यानी कि पल पल परिवर्तित होते हुए उस दृश्य को किसी एक नाम से संबोधित करना लेखक के लिए बड़ा असंभव सा लग रहा था, क्योंकि हर पल वहाँ का दृश्य जो था वो बदलता हुआ नजर आ रहा था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। यानी कि पहले जो स्वर्णिम किरणों के माध्यम से जो सोना दिखाई दे रहा था, वह अब ऐसा लग रहा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य अपने आप में पूर्ण लाल हो गया था और उस पूरा का पूरा लाल जो दृश्य जो था उस पानी पर नजर आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि बहता हुआ लहू यहाँ पर चल रहा है।
कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेजनी और बेजनी से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़ करके दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी। पूरे दृश्य पटल पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। यानी कि धीरे धीरे सूर्यास्त होने के बाद के परिदृश्य को जब देखा तो उसको लगा कि बहुत कुछ बदल गया है और टहनियाँ भी आगे ऊपर की ओर उठ रही है और उसने भी अपने आप को वहाँ से दूर किया, खड़ा किया और मुट्ठियों को खोलता और बंद करते हुए समुद्र की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। यानी कि लेखक सूर्यास्त देखने के लिए इतनी दूर तक निकल आया था कि उसको कुछ भान ही नहीं रहा था मैं कितनी दूरी तय कर गया। लेकिन जब जैसे ही सूर्यास्त हो गया उसके बाद जब उसको अचानक याद आया कि मुझे वापस भी तो जाना है, इस ख्याल से ही शरीर में कंपकंपी भर गई, क्योंकि एक रास्ता बहुत लंबा था और अनजान से रास्ते पर लंबी दूरी अकेले में तय करना और वो भी अंधेरे में, वो अपने आप में ही डरावनापन होता है। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहाँ स्याह में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना असंभव था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। यानी कि जहाँ जहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा था उसको काले काले दृश्य नजर आ रहे थे और उन दृश्यों के बीच में कुछ रंग भी उसको नजर आ रहे थे, लेकिन उन रंगों को पहचानना उसके लिए संभव नहीं था। और उन सब के सामने उसको लग रहा था कि अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने से पहले क्या मैं इन सब टीलों को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। यह एक डर उसके मन के अंतर्गत उत्पन्न हो गया। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी पर रेत पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। यानी कि जिस रास्ते से वह आया था सूर्यास्त देखने के लिए और उसी रास्ते से जब अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगा तो उसको लगा कि नहीं, मैं इस रास्ते से तो नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं गया तो अंधेरे के अंतर्गत इन रेत के टीलों में कहीं भटक जाऊंगा, रास्ता भूल जाऊंगा और मैं यहीं रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। यानी कि रेत के टीले को फिसल पट्टी बना करके वह नीचे की तरफ चला गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर के देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। यानी कि रेत के टीले से जब वो फिसला तो जब फिसलने के बाद जब वो नीचे की तरफ गया तो वहाँ पर समुद्र के किनारे की रेती में बहुत सारे रंग उसको दिखाई दिए जो उसने शायद पहली बार ही देखे थे। और उनको देखने के बाद उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि संभवतः थोड़ी थोड़ी रेत, सभी प्रकार के रंगों की रेत को इकट्ठा करके अपने साथ ले जाऊं, लेकिन कुछ कर न सका। और फिर उसको कहा कि कभी और आकर के उसको देखूंगा और होगा तो लेकर के चला जाऊंगा। और उसका मन वहाँ से उदास हो जाता है और वहाँ से आगे चल देता है। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। यानी कि लहरें बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ रही थी।
जो रास्ता चौड़ा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था क्योंकि समुद्र का पानी बढ़ता हुआ जा रहा था। और एक लहर जैसे ही लेखक के पैरों को स्पर्श करती है तो उसको एक अचानक खतरा महसूस होता है और वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फीट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह शाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपने लपेट में लेने आ रही हो। यानी कि समुद्र की लहरें धीरे धीरे बहुत गति से आगे की ओर बढ़ने लगी और उन बढ़ती हुई लहरों से वह लेखक जो था वो डर गया था, क्योंकि लहरें जो थी उसके पैरों को स्पर्श कर रही थी और उसके जूते वगैरह भी सारे भीग गए थे। इसलिए उसने जूते खोल करके अपने हाथ में ले लिया और तेज गति से दौड़ने लगा, भागने लगा, क्योंकि उसके मन में एक भय, एक डर सा समा गया था कि कहीं ये लहरें जो है अपनी आगोश में मुझे न ले ले। इसलिए वो तुरंत आगे की ओर तेज गति से बढ़ने लगा। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई और ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। उस पर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फीट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। यानी कि जब उसने उस आगे की ओर बढ़ा और चट्टान की तरफ पहुंचा तो उसको लगा कि बहुत सारे लोग वहां पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनको सबको देखने के बाद उसके मन से थोड़ा बहुत जो डर था वह निकल गया और उसको लगा कि अब मैं ठीक हूँ, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, और वह चट्टान से कूद जाता है। रात, केप टाउन का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ शाह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज़ की मंदिम सी रोशनी। यानी कि उस रात के दृश्य के केप टाउन के लॉन के बारे में और वहाँ खड़े होकर के वहाँ जो दृश्य वो देखता है उसका वर्णन करते हुए कहता है, हिंद महासागर को काटती हुई कुछ लकीरें जो बिल्कुल काली सी दिखाई दे रही है, एक पौधे की टहनियाँ। नीचे सड़क पर जब उसने दृष्टि डाली तो एक टॉर्च को जलाता बुझाता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। दक्षिण पूर्व के क्षितिज पर एक जहाज़ की मंदिर सी रोशनी दिखाई पड़ती है। इन सब को देखने के बाद में उसका मन थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन बड़ा बेचैन होता है। मन बहुत बेचैन था, पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूँ। यानी कि उदासी भी थी, बेचैनी भी थी, लेकिन वहाँ के दृश्य को देखने के बाद, वहाँ के वातावरणों को देखने के बाद और वहाँ की परिस्थिति स्थिति को देखने के बाद उसके मन के अंतर्गत वहाँ रुकने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और कहा कि कुछ समय तक मैं यहाँ रुकूँ, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए वहाँ मैं रहूँ और वहाँ का पूरा आनंद लूँ। पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। यानी कि लेखक अपने आप को भुलक्कड़ मानता है, कुछ चीज़ें वो भूल जाता है, लेकिन अचानक जब उसको याद आया तो उसको लगा कि अब यहाँ से मुझे जाना बहुत ज़रूरी होगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया है। अब मुझे 2 में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, और दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाई होटल की एक दराज में बंद थे। यानी कि जब वह वहाँ पर खड़ा होकर के चट्टान पर के पास खड़ा होकर के उन दृश्यों को देख रहा था तब उसको अचानक कुछ याद आता है और कहता है कि मुझे यहाँ से लौट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस होटल में ठहरा हूँ, सेवाई होटल के अंतर्गत, उस होटल की दराज, टेबल की दराज में मेरे हाथ से लिखे हुए कुछ 80-90 पन्ने जो थे मैं वहीं छोड़ करके आ गया हूँ।
अब मुझे या तो उन पन्नों को लेने के लिए वापस वहाँ पर जाना होगा, या फिर कन्याकुमारी के अंतर्गत अस्त होते हुए सूर्य को देखना, समुद्र तट के दृश्य को देखना और वहाँ की समुद्र की रेती को देखना, इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता था। यानी कि अब कुछ निर्णय न कर पाने के कारण वह वहाँ बैठ कर के वहाँ के दृश्यों को देखता रहा। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा, जो धीरे धीरे पास आता गया। यानी कि कुछ गीत गुनगुनाते हुए कुछ लोगों का स्वर उसको सुनाई देता है, उसके कानों में पड़ता है, और वह स्वर जो है धीरे धीरे उसके पास आता हुआ महसूस होता है, आभास होता है उसको। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर के रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी, जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ की सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था, दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। यानी कि गीत की सुनने के बाद में उसको कुछ एहसास होता है कि मुझे यहाँ से लौटना भी है, तो उस बसों के टाइम टेबल पर भी उसकी नज़र जाती है, दौड़ती है। यानी कि कौन सी टाइम पर कौन सी बस कहाँ से निकलने वाली है, उस पर भी वह नज़र गड़ाए बैठा है। पहली बस 7:15, दूसरी बस 35, तीसरी, इस प्रकार से कौन सी बस कितने बजे रवाना हो रही है, उन सब के टाइम को वो देखता जा रहा था। थोड़ी देर में बस लौट गई, गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंसों की चरखी चलती रह गई। यानी कि जो कॉन्वेंट स्कूल होटल के अंतर्गत जो बस आकर के रुकी थी, उसमें जो लड़कियां कुछ गीत गुनगुना रही थी, वो उनकी बस भी निकल गई, और भी कुछ बसें आई और वो भी निकल गई, लेकिन लेखक वहीं रहा और उनका जो संगीत का जो स्वर था वह भी उन बसों के संगीत के स्वर के साथ धीरे धीरे विलीन होता चला गया, और केवल रह गया केवल अंकों का खेल। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 को आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार है, यानी कि बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ पर जो नया ग्रेजुएट युवक था, स्नातक करके जब वो बाहर निकला कॉलेज से, तब उसने लेखक से जब वार्ता की, तो लेखक को बताया कि यहाँ पर 8,000 को जो आबादी है उसमें से कम 400-500 जो शिक्षित नवयुवक है वह बेकार है, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। यानी कि नौकरी के लिए अर्जी तो देते हैं, आवेदन तो करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार की वो तैयारी नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, और केवल बैठ कर के सिस्टम को दोष देते हैं, बहस करते हैं। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर के उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल दिया। यानी कि सीपी के अंतर्गत जो कुछ भी होता है उसको वह खा करके अपना पेट भर देता है। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिल मिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी शाह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरेज सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। यानी कि गेस्ट हाउस में काम करने वाले लोग सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय यानी कि प्रभात की वेला के अंतर्गत कॉफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनाक्यूलर से सूर्य दर्शन। मेरा साथी अब मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कड़ल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग।
यानी कि बेकारी इतनी थी कि किसी को भी वहाँ कोई काम नहीं मिल रहा था। लेकिन सूर्योदय जो था वहाँ की बड़ी एक विशेषता थी, और सूर्योदय देखने का हर किसी का मन होता था। वहाँ के वातावरण, सूर्योदय की जो प्रभात की जो पहली किरण जब धरती पर आती है तो वहाँ के दृश्य को और अधिक सुनहरा बना देती है। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमा करके लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। मतलब तूफान इतना तेज था कि मल्लाह यानी कि नाविक जो था, नाव को चलाने वाला था, वह उस तरफ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। यानी कि निवेदन करने के बाद में, विनती करने के बाद में उस नाविक ने जिस तरफ लेखक ने कहा था यानी कि घाट की तरफ चलने के लिए, उस तरफ उसने नाव को घुमा दिया और वहाँ पर चले गए। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने पर तक जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए थे। यानी कि रास्ते खतरनाक होने के कारण नाविक ने मना किया था, लेकिन लेखक के आग्रह के कारण उसने नाव को उस तरफ ले लिया। लेकिन उन लहरों के थपेड़ों से नाव इतनी ऊपर उड़ जाती थी कि जब वो वापस पानी से स्पर्श करती तो लेखक को एहसास होता था कि संभवतः नाव अब पलट जाएगी। फिर भी वो धीरे धीरे करते वहाँ पर पहुँच ही गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके वह कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैंने आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। यानी कि रास्ता इतना खतरनाक और लहरें इतनी तेज गति से ऊपर उठ रही थी और नाव को साथ धक्का लग रहा था और उससे लगा कि अब नाव पलटी। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। यानी कि पानी के अंतर्गत जब गोल चक्कर जब घूमता उसको भंवर कहा जाता है। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। यानी कि उस भंवर के अंतर्गत नाव जब फंस गई थी और वहाँ से जब बाहर निकली तब लेखक को कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस कारण से निकली। मल्लाहों की कोशिश के कारण निकली या अपने आप ही निकल गई, इसके बारे में स्पष्ट कुछ कह पाना लेखक के लिए संभव नहीं लग रहा था। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़ल काकों के पंख से चमक रहे थे। मैं अभी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी, यानी कि जब घाट तक पहुंच रही थे उस समय वो अपनी दृष्टि डाले हुए देख रहा था कि अब कितनी दूरी रह गई है। और सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव भी किनारे के बीच में हल्की धूप में कई नावों के पाल से चमकते हुए दिखाई देते हैं और उसको लगता है कि अब तो हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और उसी के बीच में वह बसों का टाइम टेबल भी देखता जा रहा था कि तीसरी बस जो है 9:40 पर रवाना होने वाली है और चौथी। इस प्रकार से वो बसों के टाइम टेबल पर भी अपनी दृष्टि डाले हुए था। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कनानौर लौट गया।
वहाँ जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉफ़ी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर लिया था। यानी कि जो कुछ पेपर पड़े थे उसके लिए वो कोई काम के नहीं थे चौकीदार के लिए, इसलिए उसने अपना हिसाब लिखने के लिए एक नोटबुक के रूप में उसको तैयार कर लिया था और एक तरफ जब खाली स्पेस था उस पर वो अपना हिसाब लिख रहा था। इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। यानी कि जैसे ही चौकीदार से वह कॉपी ले ली तो वो बड़ा निराश हो गया था, क्योंकि उसको लगा कि अब मैं अपना हिसाब किस में लिखूंगा। और उतने ही निराशा लेखक कहता है कि मेरा जो सूटकेस जब मैं वहाँ पर पहुँचा और देखा कि उसमें ये सारे कागज़ नहीं हैं, तब उसको भी बहुत निराशा हुई थी। तो इस प्रकार से ये आखिरी चट्टान का अपना जो यात्रा वृत्तांत है वो यहीं पूर्ण होता है। ये कुछ गृहकार्य के जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में सुव्यवस्थित और सुलेख और सुंदर लेख के अंतर्गत करेंगे, ऐसी कामना। जय हिंद, जय भारत।